बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है फ्रिक्शन। इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी भी किया, उसकी सारी की सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट में ही क्वेश्चन किया गया हमसे, हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स, वाई बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप पेडलिंग। यानी कि बॉल मूव कर रहा है और अगर हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो वो बॉल खुद ब खुद रुक जाता है। इसी तरह से साइकिलिस्ट जो है जब वो पैडल के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देता है तो साइकिल खुद ब खुद रुक जाती है। अगर आपको याद होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हमने यही डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जिन्हें हमने यही कहा था कि एक बॉल को हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो देन हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बॉल कुछ ही देर के बाद में स्टॉप कर जाता है। जिन वो बॉल खुद ब खुद स्टॉप कर जाता है, उसकी रीज़न क्या है। जिनमें क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि वो स्टॉप क्यों कर जाता है। नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जिन्हें खुद फर्स्ट लॉ में हमने यही सीखा कि अगर फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती। यानी रेस्ट वाला रेस्ट में रहता है और मोशन वाला मोशन में रहता है। अगर उसकी स्टेट चेंज होती है तो तभी पॉसिबल है अगर हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखें, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे बॉल मूव कर रहा है वो स्टॉप कर जाता है, साइकिल मूव कर रहा है वो स्टॉप कर जाता है अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब है नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी हम फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो कुदरती तौर पर कोई ना कोई फोर्स है जो कि उनको स्टॉप कर देते हैं। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये हमने फोर्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फोर्स सिर्फ बॉडी को मूव ही नहीं करवाती है बल्कि बॉडी को स्टॉप भी करती है। अगर बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए तो इसी तरह से स्टूडेंट्स बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स चाहिए। तो आइए डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस, जी कर्सर पे देखिएगा, माउस पे देखिएगा। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जिन वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देती है, वो फोर्स जो कि बॉडी की मोशन को ख़त्म कर देती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देती है, उस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन। अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या मीनिंग बनेंगे, रगड़ के। यानी फ्रिक्शन है, रगड़ है, रगड़ की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देती है। Friction is a force that comes into action as soon as a body is pushed or pulled over a surface। यानी ये फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करती है। और ये कब प्रोड्यूस होती है, ये फोर्स कब पैदा होती है, तो उसकी रीज़न आपके सामने है स्टूडेंट्स। यानी जब हम किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी पे मूव करवाते हैं, जब हम एक सरफेस को किसी दूसरी सरफेस पे मूव करवाते हैं तो देन ये फोर्स पैदा हो जाती है। In case of solids, in case of solids, the force of friction between two bodies depends upon many factors such as nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them। यानी मेन यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं सॉलिड बॉडीज़ के लिए जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट्स, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है कि बॉडीज़ के ऊपर दरमियान में फ्रिक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पर हम दो ही डिस्कस करेंगे। नंबर वन, नेचर ऑफ टू सर्फेसिज इन कंटेक्ट, कि जो सतहें दो आपस में टच कर रही हैं, जो दो सतहें आपस में कंटेक्ट में हैं, उनकी नेचर क्या है। यहाँ पे देखें ना, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, नेचर ऑफ टू सर्फेसिस इन कंटेक्ट, कि जो दो सतहें एक दूसरे को टच कर रही हैं, कंटेक्ट में हैं, उनकी नेचर क्या है। नेचर से मतलब क्या है, जैसे देखें ना, अगर हम वुड को वुड के ऊपर मूव करवा रहे हैं तो वुड की सरफेस जो है वो अलग से नेचर है उसकी। और इस तरह से अगर हम वुड को ग्लास के ऊपर मूव करवा रहे हैं, ग्लास को वुड के ऊपर मूव करवा रहे हैं, प्लास्टिक को वुड के ऊपर मूव करवा रहे हैं,
यानी कि वो सरफेस किस तरह की है, मटेरियल कौन सा है, क्या वो सरफेस रफ है, क्या वो सरफेस स्मूथ है। तो ये इसकी नेचर है, यानी नेचर ऑफ द सरफेस, कि वो सरफेस रफ है या कि वो स्मूथ है। यानी अगर वो सरफेस मुलायम है, स्मूथ है, तो उसकी फ्रिक्शन कम होगी, और अगर वो सरफेस जो है वो रफ है तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट लॉ में भी हमने यही कहा था, हमने दो बॉल्स को रोल करवाया था, एक को हमने ग्रासी प्लाट के ऊपर मूव करवाया था, और एक बॉल को हमने आम फ्लोर मार्बल के ऊपर में टाइल्स के ऊपर मूव करवाया था। तो आपको याद होगा कि जो टाइल्स के ऊपर बॉल था वो ज़्यादा देर तक मूव करता रहा, जबकि जो ग्रासी प्लाट के ऊपर बॉल था वो जल्द स्टॉप कर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से भी यही रिजल्ट मिलता है कि नेचर है कि उसका नेचर कैसा है, सरफेस का नेचर कैसी है। तो अगर सरफेस जो है वो स्मूथ है तो देन हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा स्टूडेंट्स जी, अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो उसमें फ्रिक्शन कम है, और अगर सरफेस रफ है तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या मिला है, द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दम, यानी जो फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, कि उन बॉडी के दरम्यान में प्रेसिंग फोर्स कितनी है। यानी कि हम एक सरफेस के ऊपर जो दूसरी सरफेस है, जो दो सतहों को हम मूव करवा रहे हैं, वो एक सतह दूसरी सतह को कितना प्रेस कर रही है, उसके ऊपर कितना दबाव डाल रही है। मिसाल के ऊपर देखें ना, एक टेबल के ऊपर में एक टेबल के ऊपर में वुड का टेबल है, उसके ऊपर एक वुड का ही ब्लॉक हम सपोज कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये वुड का ब्लॉक है और नीचे, और इसके ऊपर भी एक वुड का ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो अपना वेट लगा रहा है नीचे ब्लॉक पे, उसको प्रेस कर रहा है। यानी जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है स्टूडेंट्स, आप माउस पे देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर से नीचे को प्रेस कर रहा है। तो जो प्रेसिंग फोर्स है कितनी होगी, जितना उसका वेट है, जितना इसका वेट होगा उतनी वेट फोर्स लगा के ये नीचे को वाले को प्रेस कर रहा है। अगर मैं इसका ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको डबल कर देता हूँ साइज में, तो क्या होगा, उसका वेट भी डबल हो जाएगा, तो उसको नीचे वाले को ज़्यादा प्रेस करेगा। अगर मैं इस ब्लॉक का साइज़ कम कर देता हूँ, ब्लॉक को छोटा कर देता हूँ, तो उसकी प्रेसिंग फोर्स भी कम हो जाएगी। इसी वजह से उनके दरम्यान में फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगी। यानी फ्रिक्शन जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। नंबर वन के सरफेस की नेचर कैसी है, और दूसरी रीज़न हमें क्या मिली, प्रेसिंग फोर्स मिली। जी, एग्जाम एक्टिविटी है आपके लिए, यानी आप खुद से चेक करें कि फ्रिक्शन कैसे होती है। रब योर पाम ऑफर डिफरेंट सर्फेसिस सच एज टेबल, यानी नेचर के लिए, नेचर को चेक करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि हमने दो फैक्टर्स कहा ना कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर पे, और फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स जी, नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उस मटेरियल की नेचर क्या है। और नंबर टू हमने कहा प्रेसिंग फोर्स, कि जो दो सतहें हैं जिनको हमने एक दूसरे के ऊपर मूव करवाना है, उन वो एक सतह जो ऊपर वाली है वो नीचे वाली के ऊपर कितना दबाव लगा रही है, जो उसका वेट कितना है, वो उसको कितना प्रेस कर पा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर वन है नेचर ऑफ सरफेस, उसके लिहाज से है, कह रहे हैं रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसिस सच एज टेबल, यानी अपने हाथ की हथेली को मूव करवाइए टेबल के ऊपर में, कारपेट, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, ब्रिक्स, यानी मार्बल सरफेस है, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। तो देन क्या होएगा, यू विल फाइंड स्मूथ इज सरफेस, ईजियर इट टू मूव ओवर द सरफेस। यानी आप देखेंगे कि जैसे कारपेट है, अपने कारपेट पे हाथ को मूव कराएं, बड़ी आसानी से मूव कर जाएगा। अगर आप ब्रिक्स के ऊपर अपने हाथ को मूव करवाएं तो देन आपको पेन फील होगा, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक मूव करवाते रहेंगे अपने हाथ को, तो देन उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारा हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ज़ख्म बन जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर में हैंड को मूव करवाना आसान है, जबकि रफ सरफेस के ऊपर में हैंड को मूव करवाना मुश्किल है। मोर ओवर हार्डर योर प्रेस योर पाम ऑन द सरफेस, और अगर आप ऐसा करें कि टेबल के ऊपर अपने हाथ को रख करके ऊपर से नीचे को दबाएं और फिर अपने हाथ को मूव करवाएं, तो जितना आप मोर डिफ़िकल्ट मूव इट टू मूव वुड इट बी टू मूव, यानी जितना आप ऊपर से नीचे को ज़्यादा प्रेस करेंगे अपने हाथ को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यानी पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने सरफेस को चेक करने के लिए दो रीजंस है ना, यानी दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की नेचर कैसी है उसके ऊपर सरफेस डिपेंड करती है। और दूसरी रीज़न क्या है, प्रेसिंग फोर्स।
तो नेचर के लिए तो आपने चेक किया कि आपने अपने हाथ को मूव करवाया, टेबल पे मूव करवाया और कारपेट के ऊपर में मूव करवाया और आपने इस तरह से ब्रिक्स के ऊपर मूव करवाया, बॉल के साथ मूव करवाया। तो देन आपने देखा कि जो सतह मुलायम है उस पर हाथ आसानी से मूव कर जाता है और जो रफ सरफेस है उसके ऊपर मूव करवाना मुश्किल होता है। इसका मतलब कि रफ सरफेस की फ्रिक्शन ज़्यादा है और स्मूथ सरफेस की फ्रिक्शन कम है। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास में प्रेसिंग फोर्स है, उसके लिए आप कैसे एक्टिविटी करेंगे? आपके पास जो भी टेबल पड़ा है, आप उस टेबल को अपने हाथ को ऐसे प्रेस कर रखें, अपने हाथ को टेबल के ऊपर रखें और अपने हाथ को ऊपर से नीचे को दबाएं। अगर आप देखें थोड़ा सा दबाएंगे और फिर अपने हाथ को आप मूव करवाते हैं तो आप इजीली मूव करवा लेंगे। लेकिन अगर आप अपने हाथ को ज़्यादा दबाते हैं और फिर आप दबाते हुए अपने हाथ को मूव करवाना चाहते हैं तो देन आपको मूव करवाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट्स प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। वाई फ्रिक्शन अपोजिज मोशन, यानी फ्रिक्शन होती ही क्यों है, यानी फ्रिक्शन पैदा ही क्यों होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रीज़न क्या है, यानी ये फ्रिक्शन क्यों बॉडी को रोक देती है, उसकी रीज़न क्या है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, जिन्हें अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं कोई भी सरफेस हमारे पास में है तो वो 100% स्मूथ नहीं होती है। किसी भी सरफेस को अगर हम नोट करें, कोई भी है, वैसे आम चीज़ें हमें देखने में भी ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल स्मूथ हैं। जैसे अगर सामने टेबल पड़ा होगा, कोई चीज़ चेयर्स वगैरह पड़ी होंगी तो वो पॉलिश्ड हैं और आप अपने हाथ को उसके ऊपर मूव करवाते हैं तो देन आपको बिल्कुल मुलायम सी महसूस होती हैं। लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने से वो भी सतह हमें रफ महसूस होती है, यानी कोई भी सरफेस जो है वो 100% स्मूथ नहीं होती है। हाँ, कोई कम ज़्यादा स्मूथ होती है, कोई कम स्मूथ होती है। तो इस तरह से हमारे पास में आ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ हैज़ पिट्स एंड दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जैसे कि जहाँ पे हम डायग्राम में स्टूडेंट्स देखा, तो फिर से डायग्राम को देखते हैं। देखिए, यानी ये दोनों सरफेसेस वैसे देखने में तो बिल्कुल स्मूथ लग रही हैं। देखें, यानी ये नीचे वाला वुडन ब्लॉक है और इसके ऊपर एक वुड का ब्लॉक पड़ा हुआ है और इन दोनों की सरफेस जो होती है वो देखें कुछ महसूस हो रही है, स्मूथ महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा रफ महसूस नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से ऐसे बड़ा करके देखें, जब बड़ा सर्कल का मतलब है कि जो हमें माइक्रोस्कोप से रिजल्ट मिल रहा है, तो उस रिजल्ट में अगर आप देखें तो ये नीचे वाली और ऊपर वाली सरफेस के दरम्यान में ऐसे गड्ढे और उभार बने हुए हैं, पिट्स और बम्प्स बने हुए हैं। यानी पिट्स और बम्प्स यानी गड्ढे और उभार बने हुए हैं, जिन्हें वो सरफेस वैसे तो हमें स्मूथ महसूस हो रही है, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में देखने से वो सरफेस हमें स्मूथ महसूस नहीं हो रही है। जी, फिगर नंबर जो भी हमने फिगर देखी है उसमें क्या है, टू वुडन ब्लॉक्स विद देयर पॉलिश्ड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, के दो ब्लॉक हैं जो कि पॉलिश भी किए गए हैं। जैसे फर्नीचर घरों में पड़ा होता है वो पॉलिश किया गया होता है, बिल्कुल स्मूथ महसूस होता है, मुलायम महसूस होता है। अ मैग्नीफाइड व्यू अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट शोज द गैप्स एंड। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन सतहों के दरम्यान में जो माइक्रोस्कोप से जब हम उसको देखते हैं कि उनके दरम्यान में हमें क्या महसूस होता है, गैप महसूस होता है। देखिए, ऊपर वाली सतह ऐसे ऊपर को उभरी हुई है, नीचे वाली नीचे को है, यानी गड्ढे और उभार बने हुए हैं इन सरफेसिस के दरम्यान में। कंटेक्ट बिटवीन दैम, द कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेसिस, द कंटेक्ट पॉइंट्स बिटवीन द सरफेसिस फॉर्म अ सॉल्ट कोल्ड बेड्स। अब जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम के अंदर में, यानी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस में क्या है, गड्ढे और उभार बने हैं। तो ये गड्ढे और उभार क्या होते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं। पीट्स और बम्प्स जो होते हैं, पीट्स गड्ढों को, बम्प्स जो उभार हैं, ये पीट्स और बम्प्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं वक्ती तौर पर, यानी ये नहीं परमानेंटली फंस जाते हैं, यानी वो एक दूसरे में फंसे होते हैं। अगर आप फोर्स लगा के एक सरफेस को मूव करवाते हो, यानी ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, नीचे वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक के जो पिट्स और बम्प्स हैं, इनकी सतहें एक दूसरे में फंसी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कोल्ड बेड्स। हाँ, अगर हम ऊपर वाले को मूव करवाते हैं तो ये कोल्ड बेड यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाके वो फिर पिट्स और बम्प्स फिर आगे जाके फंस जाएंगे एक दूसरे में, फिर आगे जाके फंस जाएंगे। तो पिट्स और बम्प्स एक दूसरे में फंसे ही रहते हैं, लेकिन जब आप इसको मूव करवाते हैं तो यहाँ से निकल कर आगे, यहाँ से निकल कर आगे, यहाँ से निकल कर आगे। तो इस तरह से, इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं, कोल्ड वेल्ड्स का नाम दे रहे हैं। कोल्ड वेल्ड्स का मतलब है कि वक्ती तौर पर फंसे होते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंटली फंसे हुए हैं। These cold bands resist the surfaces from sliding over each other। यानी ये जो गड्ढे और पिट्स और बम्प्स एक दूसरे में फंस जाते हैं,
कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं जिनमें एक दूसरे में जकड़ी रहती हैं सरफेसेस। इस वजह से जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस में मूव करवाने लगते हैं तो वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, फ्रिक्शन की वजह बनती है। यानी घड़ों सरफेसिस का रफ होना और रफ होने की वजह से उनके गड़े और बम्प्स, बिट्स और बम्प्स जो होते हैं वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। इस वजह से एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीजेज द फोर्स प्रेसिंग, यानी वही ब्लॉक है हमारे पास में, देखिए तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दें तो क्या होगा, ऊपर से जो नीचे को दबाव है बढ़ जाएगा। क्या अब इस ब्लॉक को मूव करवाना उतना ही आसान है? नहीं स्टूडेंट्स, अब इस ब्लॉक को मूव करवाना पहले से मुश्किल हो चुका। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक की बजाय दो ब्लॉक और ऊपर रख देते हैं। देन इस ब्लॉक के ऊपर दो और ब्लॉक हम रख देते हैं और उसके बाद इस नीचे वाले ब्लॉक को हम ऐसे मूव करवाना चाहते हैं आगे को, तो देन क्या होगा, इसको मूव करवाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसके ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं तो ब्लॉक ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, इसको नीचे को प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेसिंग फोर्स बढ़ती जा रही है। तो जितनी प्रेसिंग फोर्स बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को रिमूव कर दें, यहाँ से ब्लॉक को हटा देते हैं ऊपर से, और फिर उसके बाद इस नीचे वाले ब्लॉक को मूव करवाना चाहें तो अब इसको मूव करवाना पहले की निस्बत में आसान हो जाएगा, पहले के मुकाबला में इसको मूव करवाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मूव करवाना, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो मूव करवाना मुश्किल होगा, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो मूव करवाना आसान होगा, यानी कि फ्रिक्शन कम होगी। तो रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, अगर प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास में एक डेफिनेशन आ रही है छोटी सी। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव बॉडी एट रेस्ट, यानी कि अगर हम रेस्ट वाले बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं तो जैसे हम उसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाएंगे, अगर बॉडी मूव नहीं किया तो फिर हमारी फोर्स कहाँ गई? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास में जो एक ब्लॉक नीचे वाला है, इसके ऊपर ऊपर वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई है कि जब ब्लॉक मूव नहीं किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर ब्लॉक पे फोर्स लगाई है, मैं इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहता हूँ ऐसे। इस ब्लॉक को स्टूडेंट्स मैं राइट साइड पे यहाँ पर ऐसे मूव करवाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इस ब्लॉक को ऐसे राइट पे मूव करवाना चाहता हूँ, ऊपर से आगे को लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने फोर्स बहुत थोड़ी सी इसके ऊपर अप्लाई की है। अब वो मेरे फोर्स लगाने से ब्लॉक मूव नहीं किया तो फिर हमारी फोर्स कहाँ गई? इसका मतलब है कि हमने अगर इसको फोर्स को आगे को लगाया तो ब्लॉक की सरफेसिस के दरम्यान में जो बिट्स और बम्प्स हैं वहाँ पर एक फ्रिक्शन की फोर्स क्रिएट हुई जो कि इसके ऑपोजिट है। तो मैं जितनी फोर्स आगे को लगाई इन ब्लॉक्स के दरम्यान में उतनी फोर्स इसके ऑपोजिट प्रोड्यूस होगी मेरी फोर्स के। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर किसी फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा, इस वजह से ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर थोड़ी सी और फोर्स बढ़ा दी, तो मेरी थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाने से फिर भी मैंने देखा कि ब्लॉक मूव नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर ब्लॉक मूव नहीं किया और मैंने फोर्स बढ़ाई है, मैं ज़्यादा फोर्स लगा के इस ब्लॉक को आगे को ले जाना चाह रहा हूँ, फिर भी ब्लॉक अगर मूव नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने फोर्स बढ़ाई है तो फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ गई है। तो उसके बाद क्या होगा, ये फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, यानी दोनों सतहों में जितनी फ्रिक्शन हो सकती है उतनी ही होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके बाद जब मैं और फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो आइए इसी बात को यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या लिखा गया है हमारे पास में। द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, यानी अगर हम बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उतनी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। इट इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स, कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ती रहती है। ये कब तक होता है? जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा। जिन्हें अगर बॉडी मूव नहीं करा तो इसका मतलब है कि हमने अगर ऊपर जो मूव करवाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, हम जब फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि हम ब्लॉक को आगे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ में फोर्स एक्ट करती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, तो वो फ्रिक्शन उन दोनों सतहों के दरम्यान में जो रगड़ है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी।
इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, और उसके बाद फिर फ्रिक्शन में इजाफा नहीं होगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन, जी स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे गौर करिएगा, ये डेफिनेशन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तुझे जो सरफेस की फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है जब हम एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर मूव करवाते हैं, जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ जाती है, फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते जब मैक्सिमम हो जाती है तो उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आप टॉपिक को कुछ अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अभी टॉपिक को हम मुकम्मल नहीं किया है, कोई इसका थोड़ा सा हिस्सा भी बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को बार बार इसको देखिएगा, इसको सुने, गौर से सुने। जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।